for last 16 years. So I have been contributed in the sector through various community development initiatives. So from that, particularly in this tourism based livelihood for more than a decade. So it's my privilege to share our experience which we gained over the periods while establishing community-based ecotourism models in Odisha and now intending it for Madhya Pradesh. So I'll start with the presentation. So before going for the presentation, I would request all of you to ask any questions through the chat box. So Abhishek will just support me if I missed any questions, or because once I start the presentation, I might not able to see the chat box, so that it will keep in just park it, and while we'll open for the platform for the question and answer session. So we'll one by one respond and also fix it. So is this okay for you, Abhishek? This works fine for me. Okay, thank you so much. So for the next 1 hour, so I'll try to keep you to the interesting initiatives which IGS was having, and that is at Mangala Jodi. I don't know in this forum how many are from Odisha. Any professional in this forum who are from Odisha? People, you can unmute and speak. Yeah, if someone is from Odisha, definitely my sense is they might heard about this location that is called Mangala Jodi. So basically, this is a village, very scenic and pristine village on the bank of Chilika Lagoon. Chilika is the largest brackish water lagoon in the Asian subcontinent. And particularly, this is the one of the coastal villages, which is in Khordha district. So before I go for the discussions, and I assume many of you must aware about who we are. So just to take a couple of minutes. Sanjeev sir, sorry to interrupt you. Actually, there's a request to speak in Hindi as well. Okay. Can you please? Okay, thank you. So thank you, Divya. तो बेसिकली मैं 2 मिनट लूंगा जस्ट आप लोगों को बताने के लिए हम लोग कौन हैं, और आप लोग को भी पता होगी बिकॉज आप लोग लालमणि तिवारी और दिव्या रानू पटेल के साथ भी इंटरेक्शंस करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आप लोग अलग अलग फोरम में मिलते हैं. सो मेनली इंडियन ग्रामीण सर्विसेज एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और हम लोग इस सेक्टर में लास्ट 34 साल से हैं, और हम लोग बेसिक सोशल एंटरप्राइज ग्रुप को एस्टेब्लिश किए हैं. एंड हम लोग मेनली लाइवलीहुड्स के अराउंड में काम करते हैं, और इनोवेशंस को कैसे इंक्यूबेट करना है टू मीट द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द कम्युनिटी, उसके अराउंड में प्रोग्राम्स करते हैं. और अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को हम लोग डिजाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक यू ऑल आर डूइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशंस. सो कमिंग टू मध्य प्रदेश, सो आईजीएस मध्य प्रदेश में हमारा जो फुटप्रिंट है सिंस 2002 से है, और ये आप लोगों को भी ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे सीनियर कलीग लालमणि तिवारी जी यहाँ पे हैं इस फोरम में अभी. तो सिंस बिगिनिंग ये आईजीएस का मतलब टॉर्च बियरर है मध्य प्रदेश स्टेट में. 2002 से ये इन्वॉल्व हुए हैं, और उनका काफ़ी योगदान रहा है आईजीएस का कंट्रीब्यूशंस इन मध्य प्रदेश में, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग डिफरेंट फेज में किए हैं, जैसे कुछ यहाँ पे मैं मेंशन किया है. हम मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ कुछ 5 सिलेक्टेड विलेजेस होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रूरल टूरिज्म का काम शुरू किए हैं लास्ट 1 साल से.
और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अराउंड में कुछ विलेज रिलोकेट हुआ था, तो पुनर्वसन के बाद उनके साथ ही हम लोग एंगेज हुए, कैसे उनको बेहतर जीविका का साधन उपलब्ध कराए। इसके अलावा भी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो छिंदवाड़ा और सिवनी एरिया में, बेसिकली पेंच, सिवनी और छिंदवाड़ा वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अराउंड में कुछ विलेज में काम किए थे। और हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के थ्रू में भी काम किए हैं अलग अलग जिले में। इसके अलावा भी हम लोग आईटीसी के थ्रू में होशंगाबाद जिले में कैटल डेवलपमेंट सेंटर, एक इनोवेटिव लाइवस्टॉक डेवलपमेंट मॉडल जहाँ पे हम लोग होशंगाबाद में एस्टेब्लिश किए थे। और हम लोग भी छिंदवाड़ा में HUL फाउंडेशन के साथ, HUL के साथ हम लोग स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। वहाँ के यूथ्स और महिला लोगों को स्किलिंग करते हैं अलग अलग ट्रेड पे। इसके साथ साथ हम लोग रेस्पॉन्सिबल सोया एक इनिशिएटिव है जहाँ पे रेस्पॉन्सिबल सोया प्रोडक्शंस जो RI एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर हम लोग सॉलिडारिटी के साथ हम लोग काम किए थे अलग अलग जगह पे। और हम लोग मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स जो था MPRLP, जो डिफीट सपोर्टेड था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पंचायत राज डिपार्टमेंट कर रहे थे। उस टाइम पे हम लोग मंडला डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट उसी टाइम पे भी इस फोरम में भी जैसे प्रधान एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन से उस टाइम पे भी अलग अलग जगह पे भी आप लोग भी PFT का काम करते थे। और उसके अलावा भी हम लोग टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के हिसाब से MP में भी लालमणि तिवारी जी वहाँ पे सपोर्ट दिए थे एक टीम के साथ। और हम लोग कम्युनिटी बेस्ड रिटेल FMCG प्रोडक्ट को कैसे SHG और उसके फेडरेशन के थ्रू में इस तरह का एंटरप्राइज चला सकते हैं फॉर द लाइवलीहुड्स। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोग 2004-05-06 के टाइम पे हम लोग कर रहे थे। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए हम लोग मध्य प्रदेश में विभिन्न जिले में हम लोग काम करते हैं बढ़ाने के लिए। So coming to our experience in tourism, experience, तो हम लोग लास्ट एक 10 साल हो गया है हम लोगों का ये टूरिज्म का एक्सपीरियंस, जो कम्युनिटी टूरिज्म मॉडल को हम लोग एंटरप्राइज प्रमोशन, और इसके जरिए हम लोग करते करते भी बहुत सारे एक्सपर्टीज संजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
अभिषेक मेरा ख्याल से वहां पर उसका नेट नहीं है। अभी ज्वाइन किया है अगेन। संजीव सर, आप सुन पा रहे हैं? दिव्या मेरा ख्याल से उसमें ये नहीं है, उसका नेट नहीं है। आई थिंक कनेक्ट करेंगे वो दोबारा से, उनका प्रेजेंटेशन भी डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, इसका स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ज्वाइन एंड तो कर अभी लिया है ज्वाइन उन्होंने। संजीव, कैन यू हियर अस? हेलो संजीव, आप सुन पा रहे हैं? या अभी ठीक है। स्क्रीन में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है। नहीं, चलेगा। आई जस्ट ओके। सो इसका जो लर्निंग है मंगलाजोड़ी से शुरू होके हम लोग शिमलीपाल में, दिस फोटो इज फ्रॉम देवकुंड, जहाँ पे एक डे टूरिज्म लोकेशन है जो शिमलीपाल सैंक्चुअरी के अंदर है। तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को एंगेज करके कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे। इसके अलावा भी हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है, तो उनको हम लोग टेक्निकल सपोर्ट देके एक कुमारी एक लोकेशन है इनसाइड द सिमलीपाल फॉरेस्ट, जहाँ पे हम लोग एक टूरिज्म का एस्टेब्लिश किए थे। नाउ दिस इज कमिंग अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अभी रन कर रहे हैं। इसके लर्निंग का भी हम लोग एक्सपांड करने की कोशिश किए। नाउ हम लोग मध्य प्रदेश में लास्ट 1 साल से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ एंगेज होके वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड रूरल टूरिज्म का काम शुरू किए हैं। सो दिस हैज जस्ट स्टार्टेड। अभी हो सकता है 1 आध साल के बाद वो एक अच्छा शेप लेगी, जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके। एंड कमिंग टू द पॉइंट, जो जिसका एक्सपीरियंस हम शेयर करने जा रहे हैं मंगलाजोड़ी। सो बेसिकली एक छोटा सा फिशिंग विलेज है जो मैक्सिमम फिशरमैन कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ये चिलिका का नॉर्दर्न सेक्टर में है, चिलिका लागून का। ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। और जो चिलिका लागून है दैट इज 1100 स्क्वायर किलोमीटर का उसका ज्योग्राफी है। और ये बेसिकली ब्राकिश वाटर है, जहाँ पे सालाइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर मिलता है, जिसको बोलते हैं ब्राकिश वाटर। तो चिलिका लागून ब्राकिश वाटर है। और ये जो मंगलाजोड़ी विलेज है, तो ये विलेज का एक वेटलैंड है। और ये वेटलैंड का अगर एरिया देखा जाए, दिस इज अबाउट 15 स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स रफली 1507 हेक्टर लैंड में ये वेटलैंड है जो गांव में है। और वो वेटलैंड का इम्पोर्टेंस है कि इसको ऑलरेडी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज करता है, इसको डेजिग्नेट किया है। दिस एरिया इज ऑल्सो कमिंग अंडर रामसर साइट, जिसका बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस को लेके रामसर साइट डिक्लेयर होता है। एंड आप लोगों को पता होगी रिसेंटली आप लोगों के मध्य प्रदेश में भी डिक्लेयर हुआ है खजुराहो वगैरह। और तो इस तरह का जो साइट है, इसका इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जहाँ पे यहाँ पे और कुछ चैलेंजेस था जिसको एक्चुअली लोगों ने एड्रेस किया है। और ये वेटलैंड में मतलब अच्छा फीडिंग हैबिटेट है। बिकॉज ऑफ दैट एवरी ईयर माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे काफ़ी आते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और इसके अलावा भी रेसिडेंट बर्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए मंगलाजोड़ी में पीक सीजन में अराउंड 3 लाख बर्ड पॉपुलेशन का कांग्रीगेशन होती है।
और वहाँ पे रेसिडेंट बर्ड और माइग्रेटरी बर्ड का अगर डाइवर्सिटी देखेंगे मोर देन 150 स्पेसीज का वहाँ पे डाइवर्सिटी है। और इसके अलावा भी अलग अलग वहाँ पे कंग्रीगेशन होती है जो अपार्ट फ्रॉम द माइग्रेशन फ्रॉम द साइबेरिया, मंगोलिया एंड अदर पार्ट्स, बट इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी, कभी लद्दाख से, कभी अदर पार्ट से भी यहाँ पे माइग्रेशन होती है। तो ये वेटलैंड का जो इम्पोर्टेंस आज दिख रहे हैं, इसके पीछे बहुत कारण है। मैं आपको 2 स्लाइड दिखाऊंगा, ये स्लाइड और इसका नेक्स्ट स्लाइड कंप्लीटली कंट्राडिक्टरी और कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा। अगर आप देखा जाए उस विलेज आज सुर्खियों में है, चाहे सैंक्चुअरी एशिया हो, चाहे आपका लाइव मिंट हो, चाहे आवर बेटर वर्ल्ड एक सिंगापुर बेस्ड ट्रैवल मैगजीन हो, या तो फिर आपका अलग अलग दी हिंदू है, या तो फिर आवारा मुसाफिर एक ट्रैवल मैगजीन हो, यहाँ की सुर्खियों में वो विलेज आज है। विलेज हैज बीन नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड विलेज। तो अगर इसके बाद अगर और एक स्लाइड दिखाऊंगा, इसका बिल्कुल अपोजिट है। If you see the past of the village, 2 दशक पहले 20 years बैक ये विलेज का सिचुएशन था, जहाँ पे विलेजर्स, पुलिस, विलेजर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में रेगुलर एवरीडे टसल होना ये एक नॉर्मल चीज था। बिकॉज विलेजर्स, गांव के लोग उस वेटलैंड के जो बर्ड्स हैं तो उसका पोचिंग में इन्वॉल्व थे, बर्ड्स को हंटिंग करते थे और नियर बाय होटल ढाबा में लेके बेचते थे। इवन दे कलेक्टेड दी एग्स, जो रेसिडेंट बर्ड है जहाँ पे ब्रीडिंग सीजन में एग लेइंग करते थे, वो एग्स लेके भी नियर बाय नेशनल हाईवे का जो ढाबा होता है वहां पे बेचते थे लोग। जैसे हम लोग मछली बाजार भुवनेश्वर, कटक से लोग गाड़ी लेके जाके वहां पे बर्ड्स खरीदते थे। तो ऐसा सिचुएशन हो गई थी जिसके कारण वो गांव डिफेम हो गया था। लोग भी, ये जो नीचे देख रहे हैं एक बंदा खड़ा है ग्रीन शर्ट पहन के, शीज किशोर बेहरा, उसको लोग बोलते थे बीरापन ऑफ मंगला जोड़ी। इसका मतलब जैसे चंदन तस्कर बीरापन था तमिलनाडु में, सिमिलरली ही वाज द किंगपिन ऑफ द पोचर्स। वो टीम लीड करता था उसको। ये इतना नोटोरियस था विलेज, लोग हमेशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। एवरीडे देयर वाज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और उस गांव के जो लड़के थे जो पढ़ाई करने के लिए नियर बाय कॉलेज जाते थे या यूनिवर्सिटी जाते थे, वो कॉलेज में भी लोग उनको उस हिसाब से देखते थे, बोलते थे कि आप पक्षी शिकारी करते हो, पक्षी शिकारी, आप चोर गांव से आए हो। इस तरह का विलेज का जो डिफेम हुई थी, ये 2 डिकेड्स बैक हुई थी। बट आज देखेंगे दिस वाज द सिनेरियो। तो दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पीपल। ये गांव के लोग हैं, बिकॉज probably this is the one of the rarest community conservation and community transformation stories across the globe, जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग का एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, जहाँ पे नोटोरियस बर्ड पोचर्स आज कंजर्वेशन कर रहे हैं। Those poachers are the protectors of their wetland and the village. So ये somehow it was unnoticed in the whole Indian context. और जब हम लोग वहाँ पे काम शुरू किए थे, बिकॉज पोचिंग जब खत्म हुई उस टाइम पे लोकल एनजीओज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हो गई, लोकल सिविल सोसाइटीज लाइक वाइल्ड ओडिशा हो गए। सो दे स्टार्टेड pushing and tried to convince the people कैसे उसको चेंज करें, छोड़े, बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी लॉस करता है, इकोसिस्टम को खराब करता है, एंड बर्ड पॉपुलेशन घटने से, बिकॉज एवरी ईयर
उस चिलिका लागून में बर्ड पॉपुलेशन का सेंसस होती है। बट जब ड्यूरिंग 2000 देखा गया कि बर्ड पॉपुलेशन वाज कमिंग डाउन टू नियरली 5000, देन फिर जब ये सारे सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको फर्दर अलर्ट में गए और लोगों को फिर प्रमोट करने की कोशिश की कि जस्ट टू गिव अप दीज एक्टिविटीज। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट समहाउ पीपल इसका इम्पोर्टेंस को समझे और खुद भी रियलाइज किए कि जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द विलेज, द सोसाइटी एंड फॉर देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। जो उनके बच्चे हैं उनका फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा सा मैसेज नहीं बियर कर रहे। somehow that realization was there। तो इतने सारी मोटिवेशंस के बाद फाइनली चेंज हैपेंड, बट द जर्नी वेंट थ्रू इन डिफरेंट फेजेस। अगर देखा जाए पोचिंग के दौरान काफी रैम्पेंट चल रहा था, इकोसिस्टम डैमेज हुआ था, विलेज डिफेम हुआ था एज ए शेड अर्लियर। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई उस टाइम पे धीरे धीरे लोगों के बीच में एम्पैथी आई, फिर लोग ह्यूमन रिलेशंस में बात किए, सुने समझे, फिर उसका इम्पोर्टेंस को जब वो रियलाइज किए, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। फिर कुछ पोचर्स छोड़े, फिर से आए, पोचिंग किए, बिकॉज लाइवलीहुड का चैलेंज आ गया। इसको बर्ड को मार के बेच के दे अर्नड 40,000, 50,000, 60,000 रुपीज, तो वो सब बंद हो गया। देन फिर फाइनली वो लोग भी बोले कि जब हमारा किशोर बेहरा जब छोड़ देगा हम छोड़ देंगे। तो ऐसे ऐसे फेजेस में गई। फिर फाइनली ये 2003-4 के बाद जब पूरा छोड़ दिए, उस टाइम पे चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरबीएस फाउंडेशन जो इसको सपोर्ट देने के लिए आगे आए। धीरे धीरे जो कोचिंग छोड़े हैं उनको एक स्टाइपेंड की व्यवस्था किया गया, बिकॉज कोचिंग छोड़ने के बाद फिर बर्ड प्रोटेक्शन पे काफी काम हुई कि दो एक्स पोचर्स कैसे ये बर्ड प्रोटेक्शंस पे काम करें, बिकॉज बर्ड का पॉपुलेशन जब घट जाता है, वेटलैंड में जो फिशरमैन कम्युनिटी है तो उनका भी फिशिंग से अर्निंग होती है। तो बर्ड का जो ड्रॉपिंग्स है तो वो भी मदद करता है फिश पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए। सो समहाउ दैट इज आल्सो इंटरलिंक द फूड चेन, और जो फिशरमैन है उनका भी जो इनकम सोर्स है उसको भी अफेक्ट कर रहा था। देन जब 2009 में करीब आरबीएस फाउंडेशन ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए दे हैव हायर्ड एंड असाइन्ड द एजेंसीज कि एक हम लोग इको टूरिज्म का काम करेंगे, बिकॉज वहाँ पे बर्ड वॉचर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं। तो जब आते हैं तो फिर दे टुक द सपोर्ट फ्रॉम द लोकल विलेजर्स जो वो वेटलैंड के बारे में जानते हैं, बर्ड को पहचानते हैं, उन्हीं लोगों को भी यूज करते थे। देन वहाँ से सोच आई कि क्या इस तरह का हम अगर बर्ड टूरिज्म शुरू करते हैं देन वही लोगों को रोजगार मिलेगी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर एक डिसेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुई। और बीइंग ए लाइवलीहुड प्रमोशन एजेंसी लाइक आईजीएस, तो हम लोगों को आरबीएस फाउंडेशन ने इनवाइट किए कि आप लोग यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम को चला सकते हैं, बिकॉज आरबीएस के साथ हमारा रिलेशन 2005-6 से है। हम लोग मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में कर रहे थे। दे saw our work with community development and we set this that invitation in 2009-10। फिर हम लोग जुड़े। इस तरह का जो कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है और ये कंजर्वेशन रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं एंड द रिलेशनशिप ऑफ जो विलेजर्स का वो वेटलैंड के साथ जो रिलेशन है, कैसे उसको रिवाइव करें, एंड देन टूरिज्म के थ्रू में कैसे उनके घर में रोजगार का पंथा या लाइवलीहुड का एक बास्केट क्रिएट करें। सो इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हम लोग शुरू किए एंड ऐसे ऐसे करते करते फिर हम लोग एक्चुअली टूरिज्म को एक शेप दिए। इट टुक अराउंड 7-8 years। नाउ वी आर इन ए कंसोलिडेशन फेज
जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं और उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन बेस्ड पार्टनरशिप की जरूरत है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये जो कंजर्वेशन एफर्ट था, यहाँ पे लोग जब चिड़िया मार रहे थे, इसके बाद देखिए दिस इज द सिचुएशन जहाँ पे कहीं रेस्क्यू कर रहे हैं, कहीं पोचिंग हो रहा था उसको बचा रहे हैं, कहीं जाल में फंसे हुए हैं। तो दे आर टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड एंड द बर्ड्स। सो ये इसलिए हो पाया, इट वाज बिकॉज ऑफ ए फैंटास्टिक पार्टनरशिप बिटवीन द three organizations like RBS Foundation, Indian Grameen Services, and we established a community institution there, that is the Mangla Jodi Ecotourism Trust. So this was happened. So ये conservation effort के साथ हमने livelihood को जोड़े, इसलिए until and unless लोगों के रोजी रोटी को असर नहीं करता है, then question is why should these local community will conserve their biodiversity? And this was also genuine because ये wetland हो या कोई भी local biodiversity है, उसका श्रेय only local community को जाएगा या community are only accountable, ये भी कोई इसका reason नहीं है. But once the livelihood basket has been created, then the interest for conservation remains alive. तो ये इंटीग्रेशन था जिसमें हम लोग काम शुरू किए थे. देन स्लोली हम लोग ये भी मैपिंग किए, देखे कि ये वेटलैंड में, बिकॉज यहाँ पे लोकल लोग फिशिंग करते हैं, अपना बोट लेके जाते हैं चिलिका के अंदर फिशिंग करने के लिए. लोकल ट्रेडिशनल फिश नेट्स यूज करते हैं वो फिशिंग के लिए, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मेजर इकोनॉमी फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी. और वहाँ पे भी वेटलैंड आपको पता है, बिकॉज दिस इज द लाइफलाइन फॉर द डिपेंडेंट कम्युनिटीज. और वहाँ पे कैटल ग्रेजिंग करते हैं, और उस वेटलैंड के अराउंड में वहाँ मंगला जोड़ी में एक इंडिजिनस एंडेमिक कैटल है जिसको चिलिका बफालो बोलते हैं. तो दैट इज स्पेशली वहाँ पे, बिकॉज वो सैलाइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में अपना मतलब ग्रेजिंग करता है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो दैट इज एंडेमिक टू दोज एरिया. तो वो भी डिपेंड करते हैं वेटलैंड के ऊपर ग्रेजिंग के लिए. तो स्लोली इनके लाइवलीहुड्स के हम लोग शेपिंग किए थ्रू ए मैपिंग, जहाँ पे हम लोग देखे कि बर्ड वॉचिंग के लिए गाइड की ज़रूरत है, लोकल बोटमैन की ज़रूरत है, देन फिर वहाँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो स्लोली हम लोग डिफरेंट कैडर ऑफ टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स को वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश किए ओवर द पीरियड, जहाँ पे लॉट ऑफ रिगरस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, एक्सपोजर्स दिए, फिर हैंड होल्डिंग दिए कंटिन्यूसली, जहाँ पे फिर अलग अलग कैडर बिल्ट हो गया बर्ड वॉचिंग के लिए. बोटमैन और गाइड, जो इको गाइड्स हम बोलते हैं, जिनको बर्ड के नाम पता है, जिनको क्या फीड करता है वो पता है, किस तरह का बर्ड किस तरह का एरिया में एक्चुअली वहाँ पे वो रूस्टिंग करती है, सारी चीज़ उनको पता है. एंड सिमिलरली उस विलेजर्स में हम लोग एक्चुअली लोकल कम्युनिटी होम स्टे भी वहाँ पे डेवलप किए, जहाँ पे उसी गांव के लोगों को ट्रेन किया गया है हॉस्पिटैलिटी हाउसकीपिंग के लिए, फूड के लिए दे आर ट्रेंड. एंड फिर वहाँ पे हम लोग नेचर ट्रेल, लोकल विलेज स्किल्स को इंश्योर और वहाँ पे शोकेस करने के लिए अलग अलग गाइड्स की व्यवस्था किए हैं, स्टोरी टेलर्स की व्यवस्था की है. तो इस तरह का हम लोग डिफरेंट कैडर वहाँ पे डेवलप किए हैं थ्रू ट्रेनिंग्स एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट. एंड फिर हम लोग अगर देखा जाए, इसे करते करते वी आल्सो डेवलप्ड द होल मार्केटिंग of the concept ecotourism, because since the eco elements are here, the local wetland, the community, their culture and their interaction with the wetland and the bird species, which are the major eco elements of that village.
तो उसको इंटैक्ट करके कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उस हिसाब से हम लोग वेरी केयरफुली कंजर्वेटिव वे में स्ट्रेटजी डेवलप किए। फिर हम लोग सेगमेंटेशन किए कि किस तरह का टूरिज्म वहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड आवर मेजर सेगमेंट्स आर नेचर लवर्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट, बर्ड वॉचर्स, रिसर्चर्स। तो हम लोग उसको कोशिश किए कि वी शुड नॉट कन्वर्ट इनटू ए मास टूरिज्म डेस्टिनेशन, but along with the community participation in the whole range of service provision should interact, because the community here are the first stakeholders. तो अगर देखा जाए लास्ट 8-10 साल में ये सारी चीज को हम करते हुए उस विलेज में पर्टिकुलरली पोचिंग ऑफ बर्ड्स ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, इसका भी स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। एंड रेवेन्यू टू द विलेज, जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट किया है थ्रू इको टूरिज्म सर्विसेज, तो वो काफ़ी हद तक ट्रेंड बढ़ रहा है। और इसके अलावा विलेजर्स का जो इको टूरिज्म में एंड विलेज डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है काफ़ी, बिकॉज ऐसा भी सिचुएशन हुआ है हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किए हैं। और अगर देखा जाए लोकल यूथ्स जो माइग्रेशन करते थे, सीजनल माइग्रेशन, चेन्नई बैंगलोर जाते थे, उसमें से कुछ लड़के दे ऑप्टेड हियर कि भाई मैं वहाँ जाके कमा रहा हूँ, व्हाई नॉट इन माय विलेज। तो आज वो एक बहुत अच्छे गाइड भी हैं एंड हॉस्पिटैलिटी बॉय के हिसाब से भी यहाँ पे भी एंगेज्ड हैं, काम कर रहे हैं। एंड हमारा जो इनिशिएटिव है दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनली मंगलाजोड़ी को एक इको डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए डिक्लेरेशन किए हैं 2014 में, by realizing the contributions of the whole eco-tourism model। तो इको डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किए। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स, दे विजिटेड मंगलाजोड़ी, दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ अस, हमारे टीम के साथ, हमारे कम्युनिटी एंटरप्राइज के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किए टू लर्न द होल मॉडल। और इसके अलावा दे आल्सो इनवाइटेड आवर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, आवर स्टाफ्स इन ए स्टेट लेवल वर्कशॉप टू लर्न द एक्सपीरियंसेस, द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड कैसे अप्रोच हम लोग लिए हैं। तो फाइनली इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे हैव स्टार्टेड इको टूर ओडिशा, जहाँ पे आज देखेंगे तो 30-40 डेस्टिनेशन जो फॉरेस्ट के अराउंड में, प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड में और बफर एरिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट और इको टूरिज्म को शोकेस कर रहे हैं लास्ट मोर देन 5 years। तो दैट इज ए गुड साइन फॉर द स्टेट। एंड along with we did lot of convergence as a partnership, because you know कि हम लोग जब यहाँ से विड्रॉ करेंगे तब तक जब तक ये कोलैबोरेशंस नहीं होगी, because we are not the only हम वहाँ पूरा एक holistic development कर पाएंगे। Then we connected with the district administration, Chilika Development Authority, Forest Department, Agriculture Department, many other civil societies and also private partners like ONGC। तो उन लोगों के सपोर्ट में हम लोग एक कन्वर्जेंस इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप किए। एंड अगर देखा जाए आज ए होल ये इनिशिएटिव वहाँ पे रीजनल, नेशनल के अलावा ग्लोबली भी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय यूनाइटेड नेशन। अगर देखा जाए इसका 3-4 गोल अगर देखें, goal number 8 that is the decent work and economic growth, because now this is a decent livelihood, it was not earlier। and then ये climate action and life on land उसको भी contribute करता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका अगर कुछ फैक्चुअल्स देखेंगे, हाउ ओवर द पीरियड कैसे टूरिज्म वहाँ पे शेप हुआ है, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ पे बढ़ रहा है, बट दिस इज नॉट इन ए वेरी बिग स्केल। अगर देखा जाए 2-3 हज़ार 5 हज़ार टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं एवरी ईयर। एंड ईयर यहाँ पे बेसिकली सीजनल होता है, अक्टूबर से मार्च महीने तक।
और रेवेन्यू जनरेशन अगर देखा जाए 2010-11 से अगर मैं सामने रखा है 8-10 साल का फैक्चुअल्स, तो देखेंगे तो इट स्टार्टेड विथ 70,000 एंड नाउ इट इज मोर देन 20 लाख रुपीज अर्निंग हो रहा है। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ वन कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग सपोर्ट देके वहाँ एस्टेब्लिश किए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट another 2-3 community institutions also established later on जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज के दिन में अगर देखा जाए 200 फैमिली डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं एंड एंगेज्ड हैं। अगर देखा जाए लास्ट 9 इयर्स का, मैं 1920 का फिगर यहाँ पे नहीं रखा है, अगर देखा जाए अराउंड 20 मिलियन उस गांव को जा चुका है। So it's a huge for the village tourism contribution in their local economy. और अगर बार्ड सेंसस देखा जाए तो आप देखोगे 2019-20 का अगर डाटा 2 लाख से 3 लाख से ज़्यादा है, तो रफली 2.5-3 लाख मंगलाजोड़ी का बार्ड सेंसस डाटा एवरी ईयर जो एस्टिमेशन हम लोग करते हैं चिलिका का इंटर और मंगलाजोड़ी में। एंड पोचिंग अगर देखा जाए इन कंपैरिजन टू द होल रेंज, अगर देखा जाए तो वो वेरी नेग्लिजिबल है। अगर देखा जाए 1 या 0 इस तरह का है इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द रेंज। तो दिस इज द इनोवेशन। तो बेसिकली हम क्या किए हैं, हम कुछ नया चीज वहाँ पे नहीं लाए। हम लोग बेसिकली जो लो हैंगिंग फ्रूट था उस गांव में, जो लोकल नॉलेज था जो बर्ड लाइफ को लेके, बिकॉज द पोचर्स दे नोज कि ये बर्ड कब आता है, कब जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है। दे नोज द होल बर्ड लाइफ बिकॉज इतने साल से वो कोचिंग करते थे। एंड दे नोज द होल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड, बर्ड कॉलिंग से लेके उनका मूवमेंट एवरीथिंग। तो हम लोग क्या किए, जस्ट हम लोग उसको रिवर्स किए, उनका वही वाइज यूज किए वेटलैंड को, उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस को लगा के उनको हम लोग ट्राई किए टू बिल्ड देम एज ए गुड गाइड, गुड बोटमैन। तो जिसके कारण एक्चुअली अगर देखा जाए दी एक्सपोजर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, तो अगर देखा जाए उनके फैमिली मेंबर्स वो लोग आज बहुत अच्छे गाइड हैं उस एरिया में और बोटमैन हैं। और हम लोग प्रोटेक्टर्स टू पोचर्स, पोचर्स टू प्रोटेक्टर्स कन्वर्ट किए। वेटलैंड का बायोडाइवर्सिटी को एक्चुअली हमने रिवाइव किया और वहाँ पे इको टूरिज्म ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया एज ए कम्युनिटी सेंट्रिक, कम्युनिटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन। एंड देन फॉर लाइवलीहुड्स के साथ इको टूरिज्म का जो नेक्सस है उसको हमने रीबिल्ड किए। और इट वाज जस्ट द माइंडसेट शिफ्ट, जो लोकल लोगों का एटीट्यूड था, जो माइंडसेट था, उसको हम लोग बिहेवियरल चेंजेस करवाए। एंड फाइनली इट्स शेप एज ए वेरी इंटीग्रेटेड मॉडल। एंड अगर देखा जाए इसमें हम लोग 3 फोकस है, दैट इज 3 T's. So that is the enterprise, the community enterprise who are offering ecotourism services as one of the ecosystem services at the natural landscape, और जहाँ पे ये टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स सर्विस ऑफर करते हैं और एक्सीलेंट एक्सपीरियंस देते हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रैवलर्स को और फ्यूचर पोटेंशियल ट्रैवलर्स को। और लोकल इकोनॉमी को हम लोग एक्चुअली फोकस किए, हाउ टू बिल्ड द लोकल इकोनॉमी अराउंड दैट। एंड फाइनली इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द लोकल एनवायरनमेंट बिकॉज इट हैज नेगेटिव एंड लो इम्पैक्ट ऑन द लोकल इकोसिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड। अगर वेटलैंड प्रिजर्व होगा, बर्ड पॉपुलेशन इंटैक्ट होगी, देन ओनली उनका लाइवलीहुड बास्केट को ये सप्लीमेंट करेगा या कम्प्लीमेंट करेगा। So that was the whole focus on our model. And yes, लोग बोलते हैं कि conservationist बोलते हैं जहाँ पे conservation है वहाँ पे लोकल लोगों की जरूरत नहीं है, in particular in various fragile ecosystem and forested areas. And but we believe coexistence is possible, and this is one of the classic example in front of you, जहाँ पे इकोसिस्टम रिवाइव हुआ है एंड लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं एंड दे हैव देयर
connections as a inheritance, because ये wetland कई साल से था, आज भी है, and वो inheritance को further वो भी next जो second generation है, they are actually taking it forward, the youths and the adolescent, or this is possible. And finally, it contributes and benefiting the community in terms of the, अगर टूरिस्ट अगर जाता है उनके गांव में रहता है तो वहाँ एकोमोडेशन से लोकल लोगों को घर में पैसा जाता है, फूड से जाता है, बर्ड वाचिंग से जाता है, बोटमैन, एंड ऑल्सो वहाँ पे सोवेनियर शॉप है, लोकल कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अदर मटेरियल्स को भी लोकल वो लोग सेल करते हैं। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म से लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट मिलता है। इवन इफ लोकल ट्रांसपोर्ट, उस विलेज में पहले हम जब जाते थे वहाँ पे रेयरली कुछ गाड़ी था, कुछ ऑटो था, आज देखेंगे तो वहाँ पे ऑटो भी है, लोकल कैब में कार वगैरह भी लोग खरीदे हैं, और वहाँ पे टूरिस्ट को हम जब टूरिस्ट आते हैं तो एयरपोर्ट से और स्टेशन से वहाँ पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं। एंड ऑल्सो लोकल जैसे यहाँ पे फूड के लिए जितने सारे रॉ मटेरियल चाहिए तो वहाँ जो लोकल वेंडर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फिश एंड प्रॉन व्हिच इज एक्चुअली द चिलिका का रिप्रेजेंटेटिव फूड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स है, वहाँ पे भी लोकल वेंडर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। इवन हॉस्पिटैलिटी के लिए जो स्वीपर हैं और ये जो साफ सफाई होती है, सारी जो कपड़ा वगैरह, बेडशीट्स, पिलो कवर, वहाँ लोकल लोग भी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। देन सिक्योरिटी एंड अलग अलग ट्रेड पे लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट मिलती है, एंड अल्टीमेटली इट इज बेनिफिटिंग टू द कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन एरियाज। तो ये इसका रिकॉग्निशन एंड फ्यू अवार्ड्स जो एक्चुअली इस काम को कंट्रीब्यूशन किया था, इसके कारण नेशनली इंटरनेशनली कुछ रिवार्ड भी लोकल लोगों को मिला है। दैट एक्चुअली मोटिवेट्स द लोकल कम्युनिटी। एवरी एक्नॉलेजमेंट डेफिनेटली लोकल लोगों को मोटिवेट करता है कि हम लोग जो करते हैं, हमारे काम को हमको बेनिफिट मतलब लोग रिकॉग्नाइज करता है। तो ये एक वाव और आहा फैक्टर है उस गांव के लोगों के लिए। आज के लोकल जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बहुत बार इंटरेक्ट करता हूँ उस गांव में जब जाता हूँ। दे फील सो हैप्पी, जब बोलते हैं बहुत खुश हैं कि हमारे गांव को टीवी में आता है, हमारे गांव न्यूज़पेपर में आता है, हमारे गांव के लोगों को देखने के लिए और यहाँ पे गांव में एक्सपीरियंस लेने के लिए विदेश से लोग आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लोकल जो सेकेंड जनरेशन अभी हैं उनके लिए, और ये बहुत बड़ी प्राइड है। पर्टिकुलरली UNWTO जो अवार्ड मिला था 2018 में इनोवेशंस इन एंटरप्राइज, और उसका बैच और आउटलुक ट्रैवलर का इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो अवार्ड का जो बैच, so they have allocated to use in the promotion, and we can use they have allowed us to use, so it's a significant things for us. और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले ही बता रहा था, द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। सो जो लास्ट 10 साल में हम लोग काफी ट्राई किए हैं उसको एक, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक ए स्पाइडर का वेब। in the center you can see the community, the first stakeholder, तो जहाँ पे मंगलाजोड़ी इको टूरिज्म ट्रस्ट है, और एक महावीर पक्षी सुरक्षा समिति है, और एक मंगलाजोड़ी टूरिज्म एंड कंजर्वेशन ट्रस्ट है। ये सब छोटे छोटे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एंटरप्राइज जो एक्चुअली टूरिज्म वो ऑफर करते हैं, सर्विस देते हैं। और अगर अराउंड देखेंगे, लोकल ग्राम सभा से लेके चिलिका वाइल्ड लाइफ डिवीजन से लेके फॉरेस्ट डिवीजन, और चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओडिशा टूरिज्म, लोकल मीडियाज, नेशनल एंड स्टेट लेवल मीडियाज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडियाज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इवन इफ द ट्रैवल राइटर्स, सो दे आर होल्ड वन ऑफ द वेरी की स्टेक होल्डर्स। तो IGS आज ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या किए, वी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट and just try to create a win-win situation both for the community and both for the institutions.
And it took time. Actually, it was not happened over the night. ये 10 साल लग गए ये सारी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिकॉज हमको याद है जब 4-5 साल लग गए, ओडिशा टूरिज्म वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड मंगलाजोड़ी इको टूरिज्म इनिशिएटिव. बट व्हेन 2014 में जब इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला मंगलाजोड़ी इको टूरिज्म को अंडमान निकोबार में, तब फिर ओडिशा टूरिज्म हम लोगों को बुलाए उनके ऑफिस में, बोले कि आप लोग हमारे पीछे इतने पड़े थे बट हम लोग आपको कुछ सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ वी आर हैप्पी और हम आपको फर्दर सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे. इट टुक 5 years टू कन्वर्ट ओडिशा टूरिज्म एज ए कन्वर्जेंस अप्रोच. सो दिस कन्वर्जेंस इज पॉसिबल. और जहाँ पे आप और हम जैसे सिविल सोसाइटीज काम करते हैं, if you focus on the convergence part, partnership definitely built होती है slowly and time थोड़ा लगता है. एंड ये प्रोजेक्ट का अगर यूएसपी देखा जाए, एक है इनोवेशंस जो पोचर्स टू प्रोटेक्टर्स, ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है. एंड कम्युनिटी लीडरशिप, आज देखा जाए तो कम्युनिटी आर द ओनर्स. वो इको टूरिज्म ट्रस्ट मंगलाजोड़ी में जो एस्टेब्लिश किया गया है, उसका ओनरशिप, उसका गवर्नेंस कम्युनिटी का है. IGS doesn't have any single accountability और उनका गवर्नेंस में हमारा कोई रोल नहीं है, because the community are the first stakeholder. And ये market based solutions, the enterprise we set up there, ये market driven है, तो it will continue. And then partnership, this kind of initiative needs a lot of faith and confidence among the partners. And we built that. This is our USP, जहाँ पे RBS Foundation, Indian Grameen Services, and Mangalajodi Eco Tourism Trust. So we have built a stronger partnership, and the partnership still exists. And involvement of government, different level पे, district administration, block administration, and state administration level पे, different tourism bodies हैं, forest department है, and collectorate and उनके जो different departments है, line department, तो उनका engagement and involvement are the USP. And again, it has clear impact the migratory bird count and the biodiversity, the diversity in the species वहाँ पे. So this is also another USP. And it has environmentally sustainable intervention and also financially sustainable. आज अगर देखा जाए इको टूरिज्म ट्रस्ट फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन्ड है, उनका सारी खर्चा इसी इनिशिएटिव का अर्निंग से वो मीट कर पा रहे हैं. एंड इट हैज द पावर ऑफ रेप्लिकेबिलिटी. ये मॉडल को कहीं पे भी आप रेप्लिकेट कर सकते हैं. एंड फाइनली the responsible enterprise, and because it is responsibly contributing to the local wetland and the social biodynamics. And currently इसका carrying capacity based assessment हो चुका है. स्टडी के फाइंडिंग्स के साथ साथ अभी हम लोग carrying capacity based sustainable tourism वहाँ पे actually establish करने जा रहे हैं. So these are our USP. So coming to मध्य प्रदेश, अगर हमारा रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में देखा जाए, सो करेंटली हम लोग होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा एरिया में हम लोग 5 विलेज में काम कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे कलीग्स भी ज्वाइन किए हैं. तो ये 1 साल हो गया इनिशिएटिव, जस्ट भी मोबिलाइजेशन फेज में है. सो इन कमिंग डेज जहाँ पे ये सब जैसे मंगलाजोड़ी का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे विलेज एक्सपीरियंस टूरिस्ट लेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ पे गांव में रह के. तो वो शेप ऑफ होगी नेक्स्ट कुछ महीने में डेफिनेटली. और अगर स्कोप और अपॉर्चुनिटी देखा जाए मध्य प्रदेश में, सो आई कैन से, क्योंकि मध्य प्रदेश को मैं जितना जानता हूँ और आई स्पेंड 4 years मैं जबलपुर में लालमणि तिवारी जी के साथ काम किया है. वहाँ पे आई स्पेंड 4 years. और मध्य प्रदेश का कंटेक्स्ट तो मुझे पता है, और आई विजिटेड मेनी ऑफ द फॉरेस्टेड एंड अदर लैंडस्केप्स. मध्य प्रदेश में काफ़ी ट्रैवल किया है. और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, सो आई कैन वाउच फॉर पर्टिकुलरली टूरिज्म पोटेंशियलिटी. अगर देखा जाए मध्य प्रदेश एक ऐसा लैंडस्केप में है
it hardly hits any natural disasters like cyclone and earthquake. अगर earthquake seismic zone देखेंगे तो मध्य प्रदेश बेटर सिचुएशन में है, सेफर सिचुएशन में है. साइक्लोन भी बिकॉज ये कोई भी कोस्टल एरिया में नहीं है, साइक्लोन यहाँ पे बहुत हार्ड हिट नहीं करेगा लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बंगाल. एंड सेकेंडली देखा जाए इसका जो फॉरेस्ट है काफी रिच फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट का डेंसिटी भी काफी है. एंड मध्य प्रदेश इज एक्चुअली टूरिज्म का ऑलरेडी एक हब हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. इंडिया का सबसे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन मिलते हैं मध्य प्रदेश में. 10 नेशनल पार्क है और 6 टाइगर रिजर्व हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे टेम्पल है आपका, खजुराहो से लेके काफी ओल्डेस्ट ओमकारेश्वर से लेके बहुत सारे पुराने टेम्पल है वहाँ पे. तो अगर देखा जाए, अगर स्कोप अभी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड सिग्निफिकेंटली पुश कर रहा है रूरल टूरिज्म इन द स्टेट, तो ये एक बहुत बड़ी डोर ओपन हुआ है. और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड एंड टू डेवलप ए रोड मैप फॉर ecotourism, livelihood and community development opportunity across the state. तो जिसको लेके they are also very serious about it because अगर देखा जाए टाइगर टूरिज्म इन मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो इट हैज ऑलरेडी सैचुरेशन, चाहे बांधवगढ़ हो, कान्हा हो या तो पेंच हो, तो सैचुरेशन हो चुका है. तो somehow tourism has to divert it. तो अभी ये बफर एरिया में कैसे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे बफर का भी ये सफारी शुरू किए हैं, बट बफर में डिफिकल्टीज हैं, कम्युनिटी चैलेंज भी है, कम्युनिटी डिपेंडेंसी भी है और वहाँ पे लाइवलीहुड चैलेंजेस हैं. तो वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट लाइवलीहुड्स के साथ साथ ये जो टूरिज्म नेक्सस कैसे रहेगी उसको लेके रोड मैप डिजाइन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए अभी स्कोपिंग कर रहे हैं. And again, as I said earlier, the state also drivers for the 40 tiger है, temple है, कुछ indigenous tribes भी हैं. अगर आप बैगा देखेंगे, पारधी देखेंगे, इस तरह का कुछ कम्युनिटी है, ट्राइब हैं, जिनका कल्चर बहुत ओल्डेस्ट है और रिच भी है. और यहाँ पे टेरेन भी अलग अलग हैं. आपका विंध्याचल से लेके आपका अलग अलग टेरेन है जहाँ पे काफी एक्सटर्नल या पोटेंशियल टूरिस्ट को भी मतलब अट्रैक्ट करने के लिए काफी क्षमता है. सो आई थिंक tourism is going to be a hub particularly in Madhya Pradesh and specifically the community based tourism. So I'll stop here. तो अभी मतलब we'll open for the discussions. Thank you, Sanjeev. It was great to listen to this experience of transformation, and it is also very encouraging to see that you started replicating things in Chhindwara and other places in Madhya Pradesh. I would not now like to invite questions if there is any. अभी तक कोई सवाल, क्वेश्चन आंसर या चैट में तो नहीं आया है. आप में से किसी को भी अगर कोई सवाल पूछना है तो डायरेक्टली अनम्यूट करके अपना माइक सीधे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं. प्रेजेंटेशन अभी एंड हो चुका है. हमारे पास अभी भी करीब 30 मिनट्स एट हैंड है. तो आप में से किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो टाइप भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं.
मध्य प्रदेश में जब तक मेरा एक सवाल था, संजीव या आपकी टीम से भी कोई अगर आंसर करना चाहे, तिवारी जी आंसर करना चाहे तो, मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में किस तरीके का सीन आप देख रहे हैं और इसमें कितना पोटेंशियल है लाइवलीहुड एनहांसमेंट का? ज्यादा अगर हम बात करें इसमें, क्योंकि अभी हमारे मेंबर्स जो हैं वो ज्यादातर साउथ एमपी से ही हैं, महाकौशल या सतपुड़ा रीजन से, छिंदवाड़ा इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो आप इसमें अपना कुछ फोरसाइट देंगे क्या? Yeah, LMT, would you like to respond this? Yeah, Sanjeev, I think thanks for covering your detailed presentation on tourism initiative. So हम थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे जो हमारा एक तो लर्निंग था ओवरऑल टूरिज्म का. So you covered well, but what work basically like in any institution building definitely time तो सब जगह लगता है, and continuous जो एक hand holding support एक एजेंसी का या जो हम लोग एक फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट एजेंसी रहते हैं उनको काम करना. और दूसरा ये है कि कैसे हम ऑनरशिप को ट्रांसफर किए, वो एक मेन एरिया होता है, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन आता है कि फंडिंग बाहर से नहीं रहती. सो स्टिल अगर ऑनरशिप है कम्युनिटी में, सो दे एबल टू मैनेज. तो बाकी चीजें तो कवर किया है. तो जो हम लोग ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं वो एक मेन एरिया है. और जो अभिषेक जी का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोग्राम इनिशिएटिव डेफिनेटली जो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड है कि आप फॉरेस्ट्री रिलेटेड, इवन नर्मदा जो रिवर है, अभी बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं कि नर्मदा रिवर को कंजर्वेशन या उसकी राइपेरियन जोन को डेवलप करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. और नेचुरल रिसोर्स का बेस पे जितना लाइवलीहुड, फॉरेस्ट्री का भी संजीव ने जो पूरा बताया कि वी हैव रिच नेचुरल रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ. तो इसको डेफिनेटली इसके अराउंड में हमको जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी मैनेज करना है और साथ साथ उसके साथ लाइवलीहुड भी इंश्योर करना है. बुंदेलखंड जैसा एरिया हम लोगों के पास भी है जो ड्राट और ये सब चीज़ें से जूझता रहता है. उसके लिए भी बहुत स्कोप है जिस पे हम लोग संस्थाएं अलग अलग काम भी कर रही हैं. और डेफिनेटली इस पे कुछ मॉडल और कुछ इनोवेशन जो हुए हैं उसको लेके कैसे हम लोग रिप्लिकेट करें और छोटा छोटा प्रोग्राम डिजाइन करने में भी कोलैबोरेटिव अप्रोच से कुछ हो सके, कुछ एक्सटर्नल डोनर या CSR फंडिंग से हो सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग भी प्लान कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली इस फोरम के माध्यम से भी जहाँ भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, जॉइंटली कोई इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं, तो IGS विल बी हैप्पी टू कोलैबोरेट. Thank you. Just to add on लालमणि जी, बेसिकली मध्य प्रदेश का अगर सिनारियो देखा जाए कि एक तो काफी पोटेंशियल है यहाँ पे, जहाँ पे कम्युनिटी गवर्नेंस पे काफी भी काम हुआ है. आपका JFM या तो पंचायत राज का जो ग्राम सभा या PRI वाला सिस्टम है उसमें काफी काम हुई है. और यहाँ का जो रिसोर्स है पर्टिकुलरली नेचुरल रिसोर्स काफी है. और बेसिकली अगर देखा जाए नेक्स्ट 5 years का अगर देखा जाए, जैसे ये नर्मदा वाला बताया, मतलब देयर आर मेनी एरिया जहाँ पे नॉट ओनली टूरिज्म बट आल्सो एनी ट्रांसफॉर्मेटिव लाइवलीहुड वैल्यू चेन चांसेस है ओनली है कि जहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है, बी इट ए गवर्नमेंट और बी इट एनी फिलैंथ्रोपिक डोनर विद द सिविल सोसाइटी. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज वेरी मच एसेंशियल, आइदर वी और द डोनर साइड and also the community side, because ये longer run engagement जब रहेगी then only any model or any initiative एक shape up लेगी. because most of the cases क्या होती है, कोई programs 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए होता है, तो फिर उसको completion के चक्कर में रह के
एक्चुअली दी क्वालिटेटिव इम्पैक्ट वाला जो पार्ट खत्म हो जाती है, ओनली आउटपुट लेवल पे या तो इंटरमीडिएरी आउटकम लेवल पे खत्म हो जाती है प्रोग्राम, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। एंड हम लोग भी उसको स्ट्रगल करते हैं बहुत जगह पे, बट बिकॉज ये आरवीएस फाउंडेशन और हमारा जो पार्टनरशिप है, सो ये लग्जरी हर जगह पे नहीं मिलती है, बिकॉज इट्स ए 10 years पार्टनरशिप। वेरी फ्यू पार्टनरशिप इस तरह का काफी लंबा चलती है, बट अगर लंबा ड्यूरेशन तक अगर सोच के अगर हम लोग कोई एक एरिया डेवलपमेंट में कम्युनिटी को एंगेज कर, बिकॉज दे आर द फास्ट स्टेक होल्डर, अगर कम्युनिटी को हेड ऑन करके एज ए पीपल्स इंस्टीट्यूशन अगर उसके अराउंड में काम किया जाए, एंड आवर वर्किंग स्टाइल शुड नॉट बी कि जैसे बेनिफिशियरी वाला अप्रोच हो जाता है, वो अगर नहीं होगा देन डेफिनेटली उसका असर काफी है। एंड पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में चाहे फॉरेस्ट्री बेस्ड लाइवलीहुड हो, इवन इफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे अगर खंडवा रीजन पे देखा जाए तो फार्मिंग इज वेरी गुड मतलब इनकम एनहांसर। और अगर इधर बुंदेलखंड, इवन इफ अगर इधर आपका महाकौशल एरिया में भी देखा जाए तो लॉट ऑफ फॉरेस्ट्री एज वेल एज ट्रेडिशनल ट्राइबल एंड अदर प्रैक्टिसेस इज देयर स्टिल, तो उसको एनकरेज करने के लिए काफी है। और ओनली चैलेंज है मध्य प्रदेश में the network, the road connectivity and transportation is a bigger challenge to reach, because आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए एक दिन लग जाता है, तो वो भी थोड़ा एक बड़ा चैलेंज है। बट आई थिंक मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप लोग जैसे वहाँ पे हैं, तो उसको नेक्स्ट 5 year रोड मैप के लिए आई थिंक ये नेटवर्क बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है मध्य प्रदेश स्टेट में। थैंक यू। थैंक यू। अभी 3 सवाल और हैं जो चैट बॉक्स में मुझे दिख रहे हैं, मैं एक एक करके आपसे शेयर करता हूँ। निधि ने पूछा है, उनके ऑडियो में कुछ समस्या थी तो वो बोल नहीं पा रहे थे। I want to know, what do you think of ecotourism as a mode of environmental governance? What according to your experience needs to be improved from the government policy point of view? आप इस पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि 2 मिनट में कैसे सवाल का जवाब दूं। यस, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए इको टूरिज्म आज ए व्हीकल, अगर देखा जाए इको टूरिज्म जहाँ पे इको एलिमेंट ऐड होती है, टूरिज्म आज ए एक्सपीरियंस आज यू ऑल नो, और वहाँ पे इको एलिमेंट इट कैन बी लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और एनीथिंग एल्स अराउंड द नेचुरल इकोसिस्टम, उसके अराउंड में लो इम्पैक्ट एक्सपीरियंस अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली लीडिंग टू द इको टूरिज्म। एंड इवन इफ द सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, जो वहाँ पे टूरिज्म स्पेस पे जो वाटर कंजप्शन से एनर्जी जनरेशन हो रहा है, इवन इफ द वेस्ट जनरेट हो रहा है, हाउ वी आर टेकिंग केयर, और दिस इज ऑल अबाउट द इकोटूरिज्म का जो डेफिनेशंस को एक्चुअली लीड करेगा। बट अगर देखा जाए वो कैसे मतलब मोड ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस को एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है, या तो इसका रिलेशनशिप देखा जाए, बेसिकली व्हाट इकोटूरिज्म इज जस्ट ए व्हीकल। ये आपका मतलब एक व्हीकल टू रीच द गोल। तो अगर एनवायरमेंटल गवर्नेंस में देखा जाए, हु आर द की स्टेक होल्डर, द लोकल कम्युनिटी और द डिपार्टमेंटल जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, बी इट द लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वेटलैंड अथॉरिटीज और माउंटेन अथॉरिटीज, जो एक्चुअली उसका मतलब लीगली दे आर owners if it is not a protected area, if it is a protected area, or if it is not protected area network में अगर नहीं है, then community are the owners। तो उसका अगर environmental governance देखा जाए, the use basically the how do we are exploiting that environmental elements, अगर ये forestry based लाइवलीहुड से जिसको एक्चुअली वो शोकेस कर रहे हैं थ्रू इकोटूरिज्म, then sustainable harvesting practices will be the environmental governance that needs to be in place. Even if how do we interact with any natural ecosystem, if it is a waterfall, if it is a nature trail or trekking route, or if it is a birding destination like मंगला जोड़ी, तो उसके साथ
क्या इंटर रिलेशंस हैं, हाउ डू वी आर एक्चुअली इंटरफेसिंग दी सिस्टम्स, और उसको कंजर्व करने के लिए व्हाट आर द गाइडलाइंस एक्चुअली वी आर फॉलोइंग in terms of protections, conservation, and rejuvenation, that combinedly actually leading to the environmental governance of any ecosystem, where ecotourism will actually complement to actually provide a scope for the outcome of the environmental governance. But ecotourism is not only the means to ensure the environmental governance. There are many other factors actually इसको influence करता है. And second question आपका क्या था? Can you please repeat that? Environmental governance, what according to your experience needs to be improved from the government policy point of view? Okay, yes. So basically in a government policy, it is very static and also dynamic. Dynamic in the sense, depends on the policy makers and actually who are sitting in that position, जो policy को influence कर सकते हैं या करते हैं. If we demonstrate a model like Mangalajodi or somewhere else, then we can have the power to influence, but it is not a day-long or overnight journey. If you see Mangalajodi ecotourism, government policy में only the community-based या community-driven ward को लाने के लिए particularly, because for them, if you see the forest department in Odisha, so they were skeptic to engage and involve local community. तो उन्होंने बताया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, एक सेटअप हो गया, टूरिस्ट आके वहाँ रहा, and the local forest guards and foresters, they are offering the services, and वो हो गया ecotourism. That was the definition for ecotourism by them. But when we share them कि community involvement, community engagement, community can also provide the service. इसमें कौन सा rocket science है, hospitality, housekeeping, food services, जिसके लिए प्रोफेशनल ओनली सिटी से आएगा तब जाके होगा. Why not the local community to be trained? Why not the local community can be a ethnobotanist? उसके लिए फ्लोरा फौना पहचानने के लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है. ओनली उसको कैसे कम्युनिकेशन वो सेंस दिया जाएगा, लोकल वर्ड को कैसे वो कन्वर्ट करेगा एक टूरिज्म स्पेस पे. तो ये सारी चीज को अगर well established हो जाता है, then automatically they can manage, they can run, they can also govern that. तो इसको पुश करते करते it took 4-5 years, जहाँ पे फाइनली जब ओडिशा इको टूरिज्म पॉलिसी बना स्टेट में, जो ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको बनाए, तो स्लोली दे आल्सो एक्सेप्टेड द रियलिटी इन द प्लेस जो मंगलाजोड़ी विजिट किए हैं. दे स्पेंड टाइम विद द कम्युनिटी एंटरप्राइज, दे लर्न फ्रॉम द होल मॉडल. फिर गाइडलाइंस में वो पॉलिसी में वो लोग चेंज करके थोड़ा बहुत ऐड किए कि कम्युनिटी विल पार्टिसिपेट, कम्युनिटी का स्टेक रहेगा, कम्युनिटी इसको मैनेज करेंगे. तो इन दैट वे एक्चुअली आवर वर्क समटाइम rethinks the local policy makers in the government side and influence them, and वो डेफिनेटली उसको फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं, somehow उसको पॉलिसी में लाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट इन ओडिशा, तो वी डिड देयर वर्क इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व and slowly influence the district collector and through forest secretary, and then finally जो बफर एरिया के लिए रिसेटलमेंट का पॉलिसी बना, so we have contributed a lot वहाँ पे वो पार्टनर्स को इन्वॉल्व करने के लिए और प्री रिलोकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए काफी कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस लाया. So that is possible, but it needs the level of push as well as the person who is sitting at the decision making level. Thank you. दो सवाल और हैं. साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी बता दूं कि मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप सब लोग चैट बॉक्स में देख सकते हैं, उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना फीडबैक इस वेबिनार पे दे सकते हैं. दो सवाल और हैं, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कुछ हों
तो वो भी आप अगर शेयर कर सके, किस माध्यम से शेयर हो सकता है वो आप बाद में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल 2 सवाल और हैं, अगर वो हम ले लें तो। एक है, मनीषा जी ने पूछा है, आई वुड लाइक टू आस्क हाउ लॉन्ग इट टुक टू मोबिलाइज द कम्युनिटीज इन बंगला जोड़ी। कुछ तो आपने जिक्र किया है अपने प्रेजेंटेशन में, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट, एंड डिड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट यू इन दिस प्रोसेस। उनका एक सवाल है, दूसरा सवाल मैं बाद में बताऊंगा। ओके देखिए, ये मनीषा जी पर्टिकुलरली, अगर ये सवाल भी बहुत ट्रिकी है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड कॉम्प्लेक्स भी है, बिकॉज it depends on the kind of community and kind of mobilizer. अगर हमारा एक्सपीरियंस देखा जाए, कोई भी एक कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली व्हेन जहाँ पे पार्टिसिपेटरी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके मॉनिटरिंग से लेके हर चीज पे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना गवर्नेंस को रखते हुए, तो मेरे हिसाब से इट विल टेक अराउंड 5 years, 5 साल की जरूरत है टू टेक टू दैट लेवल। एंड अगेन मोबिलाइजेशन का भी डेफिनेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मैंने कहीं मीटिंग कर दिया, लोगों ने समझ गए, लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया, दैट इज मोबिलाइजेशन फॉर समबडी एल्स। सपोज मोबिलाइजेशन हो गया एंड उसके कुछ नया टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, दैट इज ऑल्सो मोबिलाइजेशन। सपोज वो अडॉप्ट भी किया है, वहाँ पे गवर्नेंस में वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी रखा, मैनेज किया, उसको आगे लिया, दैट इज ऑल्सो मोबिलाइजेशन। सो इट वेरी सब्जेक्टिव, बट बोथ इज रिक्वायर्ड। वन इज द काइंड ऑफ कम्युनिटी एंड ज्योग्राफी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू मोबिलाइज द कम्युनिटी। एंड ऑल्सो द प्रोग्राम टीम हु आर एंगेज्ड, वो उसका कैपेबिलिटीज, बिकॉज इट्स आर्ट, मोबिलाइजेशन इज आर्ट। every professional is having its own style of mobilizing and engagement with the community. वो कैसे आपको बिल्ड करता है उस कम्युनिटी के साथ, किस तरह का ट्रस्ट एक्चुअली वहाँ पे वो वहाँ पे एस्टेब्लिश करता है, द कॉन्फिडेंस टू गेन द सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी एंड द वेरी क्लैरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या किसका रोल रहेगा। अगर ये सारी चीज मोबिलाइजर के ऊपर डिपेंड करता है, द प्रोग्राम टीम। एंड अगेन कहीं मोबिलाइजेशन के टाइम पे अगर कम्युनिकेशन में कहीं कमिटमेंट हो जाता है, इन द सेंस कि ओवर कमिटमेंट या फॉल्स कमिटमेंट होता है, उसके ऊपर खड़े नहीं उतरते हो, दैट ऑल्सो डेट्रीमेंटल फॉर द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वो भी अफेक्ट करता है। एंड अगर देखा जाए, अगर जहाँ पे हमारा एंगेजमेंट के ऊपर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन डिपेंड करता है, बट फॉर मी एटलीस्ट ये 3 to 5 years एंगेजमेंट अगर रहेगा कंटिन्यूअस विद कमिटमेंट, सो द कम्युनिटी विल बी मोबिलाइज्ड एट ए स्टेज जहाँ पे दे कैन एक्चुअली इंडिपेंडेंटली टेक द इनिशिएटिव व्हिच इज इंटेंडिंग, जो हम लोग प्रोग्राम का गोल को लेके इम्प्लीमेंट करते हैं, उस लेवल तक एक्चुअली ले सकते हैं। रहा बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सपोर्ट, again it also depend on the both the sides, from our side as well as their side, who is actually steering. Forest department, for example the DFO, the field directors or RCCF or CCFs, and also the program team leaders, the managers, तो उनका इंटरेक्शंस एंड एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है इस तरह का काम में उनका सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। एंड हमने देखा है एक एक जगह पे इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, वंस द ऑफिसर चेंज, ए न्यू ऑफिसर जॉइन देयर, एंटायर जो कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप का इकोसिस्टम आपने वहाँ बिल्ड किया है, फर्दर पूरा चेंज हो जाता है। दैट ऑफिसर इज नॉट कोऑपरेटिव एंड ही और शी विल से who is Pradhan, who is IGS, who is region, I don't know. So I'll do at my own way of working. So that also happens. But for us being a civil society, तो मेरा ये रहेगा कि constant engagement with those forest department team is very crucial. And also if we have the competency to actually study the mental
द माइंडसेट ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, देन अगर आप उनका लैंग्वेज को पढ़ पाए, समझ पाए, बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ था, उनका स्ट्रक्चर्स, तो दे हैव लॉट ऑफ ईगोज रहता है, और देन वो उनका अलग अलग हायरार्कियल ये होता है। सपोज आपने डीएफओ की बात नहीं किए हैं, उसके ऊपर ऑफिसर तक पहुंच गए, देन आपको बहुत डीएफओ से सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होता है, तो उनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर में थोड़ा चैलेंज होता है। और उनका लैंग्वेज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपने जुड़ गए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट एंड कन्विंस द ऑफिसर्स who will actually extend their support to the initiative. Okay. इन्हीं का ही एक और सवाल था कि how will you do the carrying capacity exercise? She would be very keen to understand a little more on this. Okay, fantastic. So Manisha is from which organization, may I know? Manisha, can you please speak? Yeah, I'm from Village Base. Oh, yeah. Okay. I thought some other Manisha. Thank you. Welcome you, Manisha ji. Yeah. So, yeah, Manisha ji, basically what we did, it took 1 year, completely 1 year. No, it's a good pleasure to hear you. Thank you so much. So it took 1 complete year to assessment of the carrying capacity at Mangala Jodi particularly. So we engaged Wildlife Conservation Society from Bangalore as a technical agency here, and हमारे टीम उनके साथ रहे। हम लोग डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन पे काम किए, बेसिकली समर, विंटर, रेन, अलग अलग टाइम पे। एंड वो कैरिंग कैपेसिटी में बेसिकली हम लोग एनटीसीए का एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक फ्रेमवर्क है, जिसको फॉलो करके बेसिकली टेक्निकली दिखा गया इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेटलैंड में बर्ड वॉचिंग हो रहा है, तो वहाँ पे लोकल ये कंट्री बोट्स में वो जाके एक्चुअली बर्ड वॉचिंग कराते हैं। देयर आर सेवरल क्रिक्स, तो वहाँ पे देखा गया कि हाउ मेनी बोट ये कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑप्टिमम है, उसके बियॉन्ड होगा तो नेगेटिव consequence आएगा on the bird and the local ecosystem. And again एक रूट पे मैक्सिमम कितना बोट जानी चाहिए, एक बोट से दूसरे बोट में कितना डिस्टेंस है, तो उस बेसिस पे एक्चुअली हम लोग क्रिटिकल डिस्टेंस क्या है बर्ड को लेके, कितना बोट जानी चाहिए, उसको लेके टेक्निकली एक्चुअली वो एक्सरसाइज किया गया, जिसमें एवरीडे कितना बोट जा रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस में एक्चुअली बर्ड हैं, एंड देन हाउ मेनी व्हीकल्स एक्चुअली फ्लाइंग ऑन द रोड टू द जेटी। तो ये सारी चीज को एक्चुअली कैलकुलेट करके फाइनली उसको एक एस्टेब्लिश किया गया फाइंडिंग्स, तो जिसका एक ऑलरेडी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो मनीषा जी, डेफिनेटली आई विल शेयर द रिपोर्ट विथ यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उस बेसिस पे फाइनली फाइंडिंग्स आई, तो वो फाइंडिंग्स अभी आई है, और अभी हम लोग एक्चुअली सस्टेनेबल टूरिज्म डायलॉग वहाँ पे करने जा रहे हैं टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राम सभा to the district administration, state forest department, Chilka development authorities and tourism bodies, and even the individual experts and conservationists who involved having the passion towards Mangala Jodi. In series of workshop के through में actually will present that findings with them to get their viewpoints, and finally एक well accepted mutually driven carrying capacity based tourism management का एक guidelines develop होगी, जिसको फिर हम लोग self regulatory framework में वहाँ पे establish करेंगे। Self regulatory framework is all about the community governance, जो उसको drive करेंगे for both the host community who are actually offering the services, and also the future travelers who are visiting to that landscape. They have to abide by the do's and don'ts of the
होल रेंज ऑफ सर्विसेज। तो सपोज वहाँ पे डिसाइड होगा कि 30 बोटिंग राइड्स पर डे वहाँ पे होगी, उससे बियॉन्ड होगा तो दैट इज नेगेटिवली गोइंग टू इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, देन दैट कैप विल बी इंटैक्ट। तो अगर 30 फर्स्ट जो भी रहेगा बोटिंग राइड के लिए जो ग्रुप, they have to wait for the next day. So in that way it has happened, but it took 1 complete year for conducting the study. Okay, thank you so much, really helpful. Thank you. Thank you, Manisha, and thank you, Sanjeev, for such detailed answers to each question. एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा था कि मंगला जोड़ी का एक्सपीरियंस सुन के समझ में आया था कि दिस होल टूरिज्म एंटरप्राइज वाज कंजर्वेशन सेंट्रिक। उसका जो क्या कहते हैं कोर में एक कंसर्न था पोचिंग और इस तरह के इंस्टेंसेस जो थे जहां से ओरिजिनेट हुआ। मैं सही समझ रहा हूँ? Yes, of course, because ये जो तो मैं अपना सवाल भी रख ही देता हूँ साथ साथ। एमपी में जैसे आप स्कोप बता रहे थे कि एक तो रूरल टूरिज्म और इको टूरिज्म, इसका स्कोप काफी है, और एमपी टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं। तो कैन इट बी द अदर वे राउंड कि हम टूरिज्म एज एन एंटरप्राइज इस तरीके से प्रमोट करें कि मतलब मुझे इसमें एक लिमिटेशन ऐसा दिख रहा था कि अगर हम कंजर्वेशन सेंट्रिक इको टूरिज्म की बात करेंगे तो फिर इट विल गेट कन्फाइंड ओनली टू द प्लेसेस विच आर इकोलॉजिकली वेरी सेंसिटिव, जैसे कि मान लीजिए पातालकोट या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर मंगला जोड़ी या इस तरह का खास प्लेटो इस तरह का। और अगर इसको हम रूरल टूरिज्म या tourism as a model to strengthen our ecology and livelihoods, local livelihoods, तो क्योंकि हमारे ज्यादातर पार्टनर्स लाइवलीहुड एनहांसमेंट में काम भी कर रहे हैं, तो क्या ये एक सस्टेनेबल और लार्ज स्केल पे ले जाने वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? ये मुझे जाना था। एक इसके पीछे कंसर्न ये भी था क्योंकि टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी डू नॉट रियली गो हैंड इन हैंड। इस तरह के काफी कंसर्न्स आते रहते हैं। जहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है वहाँ पे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे लद्दाख हो या कुछ हो। तो वो लार्जर पिक्चर में मैं चीज समझना चाह रहा था। ओके, या थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए टूरिज्म का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है। So ecotourism is one of them because there are many form of tourism. Gastro tourism है, आपका नेचर बेस्ड टूरिज्म जैसे है उसी हिसाब से एग्रो टूरिज्म है, क्राफ्ट टूरिज्म है, तो आर्ट टूरिज्म है। There are many forms of tourism are there. It not necessarily required a forest landscape or fragile ecosystem to run. Only thing is जहाँ पे fragile ecosystem है वहाँ कैसे local community का well-being को intact करके हमने टूरिज्म को प्रमोट करें फॉर देयर लाइवलीहुड्स ओनली, नॉट टू फॉर्म ए वेरी मास टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, दैट इज द कैप वी नीड टू टेक केयर। जैसे मनीषा जी का सवाल था, आई थिंक एवरी टूरिज्म लोकेशन जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन कर रहे हैं, इट शुड हैव ए कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट विल एक्चुअली डिफाइन द लेवल कहाँ तक आपको लेना है वहाँ पे। ठीक है, विदाउट कंप्रोमाइज एनीथिंग, दैट विल बी द नॉन नेगोशिएबल थिंग। सेकेंड, इफ इट इज ए जनरल लोकल प्लेस, एक मेनलैंड है, कुछ एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक और एनी क्राफ्ट सेंट्रिक वो विलेज है जहाँ पे लोकल लाइवलीहुड उसी में डिपेंड करता है, बट उसको आप क्या करते हैं बेसिकली उसका लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए टूरिज्म एक माध्यम है जहाँ पे उसका लोकल कल्चर है, लोकल ट्रेडिशन है। बिकॉज धीरे धीरे क्या होता है, वो क्राफ्ट काम करता था, आज धीरे धीरे उसका बेटा या बेटी उसको वो अडप्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग इन ए वे कि वो सिटी सेंट्रिक हो रहे हैं, जाके हमको बाहर जाना है, माइग्रेट करना है जॉब करने के लिए। तो क्या ये बिकॉज एक इनहेरिटेंस है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। अगर करना चाहिए तो इन व्हिच वे। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ी माध्यम है जहाँ पे द पीपल इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैवलर्स विल नो यहाँ का लोकल फूड को कैसे एनकाज किया जाए, लोकल फूड का एक्सपीरियंस को कैसे बाहर पहुँचे, सो दैट विल आल्सो इंटैक्ट। एट द सेम टाइम ये सारी एक्सपीरियंस के जरिए आपके पास एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्टली टू द हाउस होल्ड्स, टू द विलेज,
जहाँ पे एक लोकल इकोनॉमी का है, मतलब एक सर्कुलर लोकल इकोनॉमी एक्चुअली वहाँ पे क्रिएट हो रहा है. एंड सेकेंड है, इट डिपेंड्स दी प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक अस, हम इसको किस फॉर्म में किस लेवल तक कैसे लेना चाहते हैं. और जहाँ तक सवाल रहा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हर टूरिज्म का एक बर्डन रहता है. एक लेवल तक जाने के बाद वहाँ का सोशल डायनामिक्स, फ्राजाइल इकोसिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, और वो इवन दी वाइल्ड लाइफ अगर है तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये सारी चीज का एक बैटिक प्रेशर क्रिएट होता है. बट इट इज वाइज टू हैव द कैरिंग कैपेसिटी. बेसिस ऑन दैट आपका ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसको डिफाइन करिए. एंड देन आप रहा बात नॉट नेसेसरली कि हम ओनली फॉरेस्ट एरिया में करेंगे, आप एनी वेयर आप वहाँ पे कर सकते हैं. एनी वेयर इन मध्य प्रदेश एंड इंडिया देयर इज ए स्कोप. और आप लोग अगर ये कल्चर में कन्वर्ट करते हैं, इफ यू सी नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, लद्दाख, वहाँ पे होम स्टे एक कल्चर में कन्वर्ट हो चुका है. People are staying in their village and people are so hospitable, and through homestay वहाँ का just village का living, that is the experience we need to see and realize. Tourist का और कुछ नहीं चाहिए. That is not only tiger or elephants or big focused wildlife. अगर गांव में वहाँ पे रोटी एक चूल्हा में करते हैं या बैलगाड़ी में मूव करते हैं, वो या तो खेत में कुछ काम करते हैं, दैट एक्सपीरियंस टूरिस्ट नीड्स टू सी एंड एक्सपीरियंस विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर्स. और सिर्फ उसको अगर एक कल्चर में कन्वर्ट करते हैं, पीपल विल बी सो सेंसिटिव. पीपल विल आल्सो, बिकॉज द होस्ट कम्युनिटी को ये सेंसिटिविटी डे वन से अगर देंगे, दे विल आल्सो नॉट अलाउ the things will goes beyond their control, and it will actually devastate their local ecosystem and the village. Okay, thank you. और मेरे ख्याल से with your rich experience you will be able to help us and guide the network in future, अगर कहीं पे कोई इस तरीके का इनिशिएटिव लेते हैं तो. एमपी में कुछ स्पॉट्स तो इवॉल्व हो रहे हैं. एक कुकरू खामला बैतूल में मैंने सुना था, वहां पे इको टूरिज्म और कैंपिंग एक्टिविटीज आ रही थी. इट इज आल्सो इकोलॉजिकली अ वेरी सेंसिटिव जोन. फिर आप छिंदवाड़ा में बता रहे हैं, और क्या क्या स्पॉट्स में आ रहा है, कुछ बता सकते हैं? इंडिया में बहुत जगह पे बहुत ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है. यहाँ पे मनीषा जी विलेज वेज से हैं, सो वो उत्तराखंड एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे अलग अलग जगह पे एक्चुअली होम स्टे बेस्ड एंड विलेज बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं. मनीषा जी यहाँ पे हैं ऑलरेडी. ओके. तो बहुत एजेंसीज अलग अलग एरिया में कर रहे हैं, मिनी स्टेट्स. नहीं, एमपी में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, एमपी कहीं है क्या? एमपी में बहुत जगह पे हम लोग बेसिकली होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा में हम लोग कर रहे हैं, एंड अभी बांधवगढ़ एरिया में करने जा रहे हैं. और बाकी तो अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू में रूरल टूरिज्म अभी जस्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इनिशिएट किए हैं. बहुत सारे पार्टनर्स उसमें हैं. आपका रिलायंस फाउंडेशन है और आपका कार्ड है, समर्थन है, अलग अलग एनजीओस अलग अलग डेस्टिनेशन के अराउंड में काम कर रहे हैं. और इसके अलावा भी आपका मध्य प्रदेश में अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज आल्सो कीन टू डू. ओके, थैंक यू संजीव. अभी और तो मेरे ख्याल से कोई सवाल है नहीं. थैंक यू सो मच. And we've also reached the time limit that we had for this event. तो अगर अभी और कोई सवाल नहीं है तो फिर we should start the closing of this event. मैं तापस को इनवाइट करना चाहूंगा एक बार. तापस, आप प्लीज लास्ट कमेंट्स देना चाहेंगे? तापस is the chairperson of the network. Okay, thank you. First of all, I would like to thank to Sanjeev and IGS team. तो बहुत अच्छा लगा कि उड़ीसा में तो मैं तो काम कर चुका. तो मंगलाजोड़ी का जो आप एक्सपीरियंस शेयर किया, इको टूरिज्म का जो शेयर किया, आपका वैल्यू चेन एनालिसिस लेकर के आपका पास्ट में क्या था, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है,
फिर वो इको टूरिज्म को लेकर के क्या क्या सब सेक्टर क्रिएट हो रहा है, सब सेक्टर अब अच्छा से विश्लेषण किया, सबको समझ में आया जो एक टूरिज्म है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, जिसके बेस करके अलग अलग लाइवलीहुड भी क्रिएट हो रहा है। जैसे मंगलाजुड़ी में देख रहे कोई टूरिस्ट गाइड हो रहा है, कोई बोट में जा रहा है, कोई होटल हो रहा है, कोई फूड सप्लाई दे रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई स्टोरी टेलर कर रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपका लाइवलीहुड वहां पर क्रिएट हो रहा है। उसके साथ साथ आपका कंजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए, कंजर्वेशन को हानि ना करते हुए इसको जो आगे बढ़ रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग जाके देख सकता है, एक्सपीरियंस ले सकता है, उसको रेप्लिकेट भी कर सकता है। अच्छा मॉडल एस्टेब्लिश किया जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। मेरा ख्याल से अच्छा एक मॉडल है, जो मॉडल हम दूसरी जगह में रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो हमारा नेटवर्क फोरम से, एमपीएसडीआई की तरफ से, आईजीएस के टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा बाकी जो मेंबर है, एनजीओ है, ये लोग का कुछ सवाल है, बाद में आपको सब कॉन्टेक्ट करेगा जो काम होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल से बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और आईजीएस तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप लोग के साथ बातचीत भी करता है। मेरा ख्याल से बहुत बड़ा एक अच्छा हुआ। तो आज सबके लिए जितना लोग पार्टिसिपेट किया, मेरा ख्याल से लास्ट तक 25 पार्टिसिपेशन हुआ था। तो 25 पार्टिसिपेंट के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद। 25 पार्टिसिपेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग का जो ये आइडिया लिया, ये आइडिया लेके कोई जगह रेप्लिकेट कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। मध्य प्रदेश में आप लोग कर सकते हैं, बहुत जगह है। मेरा ख्याल से आईजीएस मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बांधवगढ़ में भी वो लोग मॉडल स्टेब्लिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल से छिंदवाड़ा में डब्ल्यू प्रधान सभी लोग, हम लोग एनजीओ नेटवर्क काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल से हम लोग सब मिल करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। थैंक यू सो मच एंड फॉर द थैंक यू गिविंग सो अस द मच। अपॉर्चुनिटी। एंड मेरे साथ मेरे जो कलीग लालमणि तिवारी, शशांक दास, दिव्या पटेल और रीना है, सो दे आर कंटिन्यूअसली इन टच विथ यू ऑल इन द नेटवर्क। सो जो भी सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली दे विल एक्सटेंड। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉस लर्निंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू, आईजीएस टीम, थैंक यू, थैंक यू तापस Abhishek, जी, could you थैंक यू please वेरी मच। leave the meeting because time is already over. ओके, थैंक यू तापस। लास्ट रिक्वेस्ट है, फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में है, उस पर लोग क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वो अगर अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो आई विल जस्ट टेक वन स्क्रीनशॉट, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। Thank you so much. Everyone smile, please. Thank you. Thank you, Sanjeev. Thank you, Shekhar. Thank you, Tiwari ji. Thank you, Tapas. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। Bye-bye.